क्या हाल चाल है सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। आप अपने घर हो, सेफ हो, स्वस्थ हो और एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बजट, जिसके अंदर हम समझेंगे कि बजट होता क्या है, बजट पार्लियामेंट में आता कैसे है, कैसे पास होता है, और अगर बजट पास नहीं होता तो माना जाता है सरकार गिर जाती है, ऐसा क्यों, और साथ में बजट के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए उनकी भी हम बात करेंगे। तो चालू करते हैं टॉपिक बजट। और जो इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो ये एक पूरा क्रैश कोर्स है, पिछली वीडियोस भी जरूर देख लेना, आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज टॉपिक बजट। देखिए, अगर टॉपिक बजट की हम बात करें, बजट होता क्या है। पहली बात भाई, बजट एक रिकॉर्ड है, और जो रिकॉर्ड है वो भी एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड है किसका है, ऑफ इनकम, या हम बोल सकते हैं किसका, रिसीट का, एंड एक्सपेंडिचर। मैंने बोला कि यह एक रिकॉर्ड है रिसीट और एक्सपेंडिचर का किसी भी देश के, ऑफ अ कंट्री फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले वित्तीय साल के लिए कितनी आय और कितना खर्चा है किसी देश के, उसी को हम बोल देते हैं क्या, बजट। क्लियर है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल के। ठीक है, 2020 मान लेते हैं। जो इस बार निर्मला सीतारमण बजट लेकर आई है वो आने वाले वित्तीय साल के लिए फरवरी में आया था, तो मार्च से लेकर अगले 31 मार्च तक ये बजट आया है कि देश का कितना इनकम सोर्स है और कितना एक्सपेंडिचर है। इसी रिकॉर्ड को हम बजट बोल देते हैं। दूसरा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बारी कि बजट शब्द का हमारे संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, तो बजट वर्ड आया कहाँ से फिर। तो बोलेंगे कि बजट एक फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, और जिसका मतलब है अ लेदर बैग। अ लेदर बैग, एक चमड़े का थैला। वैसे करेक्ट वर्ड तो है बकेट, ठीक है ना, ये बकेट से ही बजट बना है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद तो हमारे संविधान में अगर बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो क्या यूज़ हुआ है, ऐसा आर्टिकल 112 बताता है, जो बात करता है किसकी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब हमको एक बात समझ में आ गई कि बजट शब्द हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। वर्ड क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो बजट के अंदर चेंजेस लाए गए हैं वो क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहली बार जो बजट आया था वो आया था भारत में 1860 में। अंग्रेज शासन कर रहे हैं और अंग्रेज ही भारत के लिए बजट लेकर आते हैं कि इस साल हम भारत में ये खर्चा करेंगे और ये आय का सोर्स होगा। पहली बार बजट 1860 में आया था और जो लेकर आया था उसका नाम था जेम्स विल्सन। करेक्ट है। एक ही बजट था, इट इज़ कॉल्ड कॉमन बजट। फिर क्या हुआ, रेलवे का कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बजट रेलवे का अलग से बनता था। लेकिन अब एक वर्थ कमेटी बनाई जाती है। एक वर्थ कमेटी बोलती है कि जो रेलवे का बजट है वो अलग लाया जाए, और एक वर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया कि रेलवे बजट या रेल बजट सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट फ्रॉम जनरल बजट। ऐसा रिकमेंड किसने किया था, रेल बजट सेपरेट फ्रॉम जनरल बजट। ऐसा रिकमेंड किसने किया है, एक वर्थ कमेटी ने। और ऐसा सेपरेशन कब हो गया, 1924 में। ठीक है, यहाँ तक। ऐसा 2016 तक चलता रहा कि रेलवे बजट और जनरल बजट अलग आते रहे।
2016 में सुरेश प्रभु रेल बजट लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद बजट अलग से नहीं आता है। यानी 2017 से, कब से? 2017 से ये रेल बजट और जनरल बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया। अब ये जो मर्ज किया है 2017 से, ये किसके कहने पर किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ चुका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। इट इज़ कॉल्ड नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस आयोग को मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग कमीशन को हटाकर बनाया गया है क्या? नीति आयोग। नीति आयोग के कहने पर 2017 से रेल बजट और जनरल बजट को साथ इकट्ठा आना स्टार्ट हो जाता है हमारे पार्लियामेंट में। यहाँ तक ठीक है। दूसरा जो चेंज हुआ है, पहले जो बजट है वो फरवरी के 4th वीक में आता था, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में आता था। लेकिन अब 2017 से वो आता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। 2 चेंजेस हुए। ये ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट डे से आना स्टार्ट हुआ, ये आपको बाद में समझ आएगा। अब ये इसलिए हुआ था क्योंकि अब रेलवे बजट इतना बड़ा बजट नहीं रहा था। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बजट को प्रिपेयर कौन करता है। जब बजट प्रिपेयर हो रहा होता है तो सबके फ़ोन वोन बंद कर लिए जाते हैं। तो जो हमारा बजट तैयार करता है उस डिपार्टमेंट का नाम है बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। आपकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बजट का प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। यह डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है? तो बोलेंगे अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ तक ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ अब बजट हम बात करेंगे, प्रिपेयर हो गया, अब आता कैसे है पार्लियामेंट के अंदर। तो बजट की कुछ स्टेजेस हैं जिनकी हम बात करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। क्या क्या स्टेजेस हैं बजट की? सबसे पहला जो स्टेज है बजट का, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले बजट का होता है प्रस्तुतिकरण। एक बात और ध्यान रखना, प्रस्तुतिकरण से पहले राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी होता है। यानी ऑन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बजट रिप्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। बजट कैसे आता है? सबसे पहले ये लोकसभा में आता है। कौन लेकर आता है? अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आता है, लेकिन ऐसा संवैधानिक नहीं है कि इसको फाइनेंस मिनिस्टर ही लेकर आए। खुद प्रधानमंत्री भी लेकर आए हैं, जैसे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बजट को खुद भी लेकर आए हैं। जब बजट लोकसभा में सबसे पहले आता है, रिप्रेजेंट मान लो हमने किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। यहाँ रिप्रेजेंट करने के बाद ये फिर कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? राज्यसभा में। कहाँ करेगा रिप्रेजेंट? राज्यसभा में करेगा। राज्यसभा में ये अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है, या खुद जा सकता है या दूसरे को भी भेज सकता है। जब दोनों में रिप्रेजेंट हो जाता है, उसके बाद अगर हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हमने एक तो बात कर ली कि पहली बार जेम्स विल्सन ने किया था, और फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहला इंडिपेंडेंट बजट किसने रिप्रेजेंट किया था? पहला आज़ादी भारत का, तो सबसे पहले किया था आर.के. सरमुखम शेट्टी ने, आर.के. सरमुखम शेट्टी। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि पहला रिपब्लिकन बजट किसने पेश किया था? क्योंकि रिपब्लिक हम 1950 में हुए, जब राष्ट्रपति इलेक्ट किया था किसने? संविधान सभा ने। तो फर्स्ट रिपब्लिकन बजट किसने रिप्रेजेंट किया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और जो मैक्सिमम टाइम बजट रिप्रेजेंट किया गया है, मैक्सिमम टाइम किसने किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार। 9 बार किया है पी चिदम्बरम ने, ठीक है। और जो अंतिम बार बजट पेश किया गया था वो किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। यहाँ तक ठीक है।
अब हम बात करते हैं दूसरा स्टेज बजट का। दूसरा स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्कशन। आप ऐसा फील करो कि बजट आप ही लेकर आ रहे हो, आप फाइनेंस मिनिस्टर हो। फील करने में क्या जाता है, बजट आप लोकसभा में लेकर आए, फिर राज्यसभा गए और फिर बजट पर होगी बहस। यहाँ जो बहस होती है वो केवल एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि बजट में क्या क्या है अभी तक ढंग से नहीं पता होता है। ठीक है, ये डिस्कशन चलता है लगभग 3 से 4 दिन, 3 to 4 days डिस्कशन होता है हमारे बजट पर। जो तीसरा स्टेज होता है, यहाँ पर बजट की जांच होती है, डेट इज कॉल्ड स्क्रूटनी। और स्क्रूटनी कौन करता है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ऐसी पार्लियामेंट की 24 कमेटी हैं। कितनी कमेटी हैं ऐसी? 24 कमेटी हैं। हर विभाग की अलग कमेटी है। एजुकेशन की अलग है, जो जांच करती है क्या जो सरकार ने डिमांड रखी है क्या वो ठीक है, और यहाँ पर ये कमेटीज सजेशन देती हैं। और सजेशन देने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, या हम बोल सकते हैं एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब ये रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है तो ये फिर कहाँ पे रखी जाती है, दोबारा से पार्लियामेंट में। क्लियर है? जो चौथी स्टेज होती है, ध्यान देना इधर, बजट की जो चौथी स्टेज है उसको हम बोलते हैं वोट फॉर डिमांड ऑफ ग्रांट्स, अनुदान की मांगों पर मतदान। देखो, जो रूलिंग पार्टी है वो डिमांड करती है पार्लियामेंट से कि मुझे डिफेंस के इतना पैसा चाहिए, मुझे शिक्षा के इतना पैसा चाहिए, वो सभी ग्रांट बनानी है, उनको पास करवाना है। उसके लिए क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। एक बात ध्यान रखना कि जो वोटिंग है ना, ये केवल लोकसभा में होती है। रिप्रेजेंटेशन दोनों में होता है, डिस्कशन दोनों में होता है, लेकिन जो वोटिंग है वो केवल कहाँ होती है, तो लोकसभा में होती है। अब अगर रूलिंग पार्टी जो वोटिंग करा रही है उस टाइम, तो अपोजिशन पार्टी इसका विरोध करेगा। जब विरोध करता है तो उसके पास कट मोशन लाने की प्रोविज़न है। वो कट मोशन, कटौती प्रस्ताव ला सकता है। और यहाँ पर 3 कटौती प्रस्ताव का प्रोविज़न है। एक को हम बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन, नीति कटौती प्रस्ताव। एक को हम बोलते हैं आर्थिक कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कट मोशन। और तीसरा होता है हमारा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या फिर टोकन कट मोशन। अगर ये कट मोशन पास हो जाते हैं तो बजट पास नहीं हुआ। अगर बजट पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। सरकार क्यों गिर गई? क्योंकि जो वोटिंग है वो केवल कहाँ करानी है, लोकसभा में, और सरकार बनती किससे है, लोकसभा में। अब सरकार लोकसभा में ही बजट पास नहीं करवा पा रही है, इससे हमें एक बात समझ आती है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठीक है, पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि मुझे इस बजट की पॉलिसी अच्छी नहीं लगी, तो इसका जो सिंबल होता है रिड्यूस टू ₹1, कि उसने जो बजट की तुलना की है 1 रुपये जितनी की है, रिड्यूस टू ₹1। इकोनॉमिक के अंदर होता है कि आर्थिक अच्छी नहीं है, कि खर्चा ज़्यादा है किसी पर, शिक्षा पे कम है, ऐसा कर कर। और जो टोकन कट मोशन है इसको बोलते हैं रिड्यूस टू ₹100, रिड्यूस टू ₹100। यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, रूलिंग पार्टी तो नहीं लेकर आएगी ये मोशन। जो टोकन कट मोशन है ये एक अलग से दुख जताने के लिए, एक स्पेसिफिक ग्रेवियंस दिखाने के लिए लाया जाता है। कौन सा मोशन? कट मोशन। क्लियर है? तो जब वोटिंग हो रही है तभी कट मोशन आता है। याद रखना, डिस्कशन रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर कभी कट मोशन नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक ना? तो 4 स्टेज हो गई हमारी। अब जब ये वोटिंग हो रही होती है तो ये ग्रांट पास हो जाती है, और जो ये ग्रांट पास होती हैं उसी को बोला जाता है अप्रोप्रिएशन बिल। मतलब पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएशन दे दिया है, अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन का मतलब, अब अगर ये जो बिल आया है, जो डिमांड रखी गई थी, अगर ये पास हो जाती हैं, ग्रांट आर पास्ड, अगर ये सभी ग्रांट पास हो गई तो ये बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा।
जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट बनेगा वैसे ही भारतीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन मिल गई कि वो पैसा निकाल सके, विड्रॉ कर सके मनी, कहाँ से? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। भारत की संचित निधि से सरकार पैसा निकालती है जब अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। तभी एक बात बोलते हैं कि बिना संसद के अनुमति के भारतीय सरकार पैसा निकाल नहीं सकती है, क्योंकि CFI से पैसा तभी निकलेगा जब अप्रोप्रिएशन बिल, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा। ये गवर्नमेंट का अकाउंट है, जितने भी टैक्स होते हैं सभी यहाँ पे रहते हैं, इसको बोलते हैं कंसोलिडेट या हिंदी में बोला जाता है भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ लास्ट स्टेज होती है हमारी, ये 5th स्टेज थी, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक। इस फाइनेंशियल बिल के अंदर जितने भी टैक्सेशन क्लोज होते हैं वो पार्लियामेंट में रखे जाते हैं। भाई इतना टैक्स होना चाहिए, इनकम पर इतना, ये सभी टैक्सेशन क्लोज इस फाइनेंशियल बिल में आते हैं। और टैक्सेशन क्लोज के लिए जब ये पास हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल एक्ट, और हमारा बजट ख़त्म हो जाता है। और ये बजट जो फाइनेंशियल बिल है 75 दिन में पास होना चाहिए। तो कैसे हमारा बजट आता है, कैसे पास होता है, वो सब हमने बात की अभी। अब इससे क्या क्या और क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो, अब एक वर्ड हमें समझना है जिसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में SSC, UPSC, CDS सब में आ चुका है। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इसको हमें समझना है। कुछ बजट की टर्म्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें, अभी हमने समझा कि सबसे पहले बजट को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर 3 से 4 दिन बहस चलती है, और फिर हमने बात की थी कि 3 से 4 वीक में, 3 से 4 सप्ताह के अंदर हमारे बजट की स्क्रूटनी, जांच होती है, और जांच होने के बाद वोटिंग होती है, और वोटिंग के लिए दिन कितने दिए जाते हैं? 26 डेज दिए जाते हैं। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। ऐसा करते करते बजट को पास होते होते बीत जाते हैं 2 से 3 महीने। हमने माना कि 3 महीने बीत गए बजट पास होते होते। हमारा बजट पहले फरवरी के 4th वीक में आता था। कब आता था? 4th वीक में आता था, यानी लास्ट वर्किंग डे आया तो 3 महीने बीत गए, तो मार्च चला गया, अप्रैल चला गया और मई चला गया। लेकिन जो ये बजट आया था, कब से आया था? 1 अप्रैल से आया था। लेकिन बजट पास कब हुआ? 1 मई से। और अभी हमने बोला कि जब तक बजट पास नहीं होगा तो सरकार पैसा निकाल नहीं सकती। सरकार पैसा नहीं निकाल सकती तो पार्लियामेंट पास नहीं करेगा, और पार्लियामेंट ने पास कब किया है? मई में। और पैसा कब से चाहिए? 1 अप्रैल से। तो फिर सरकार के पास पैसा कैसे आएगा? तो पार्लियामेंट एक वोट ऑन अकाउंट को पास करता है। ये क्या होता है? यह एक टेम्परेरी परमिशन है, क्योंकि बजट तो हमारा पूरा पास नहीं हुआ है। एक टेम्परेरी परमिशन देता है। कौन देता है परमिशन? पार्लियामेंट। टेम्परेरी परमिशन कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। किसको देता है पार्लियामेंट? टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस लिए देता है? ताकि वो पैसा निकाल सके, विड्रॉ कर सके। किससे? विड्रॉ मनी। किससे पैसा निकाल सके? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। वोट ऑन अकाउंट एक टेम्परेरी परमिशन है पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो पैसा निकाल सके भारत की संचित निधि से। इस वोट ऑन अकाउंट को 31 मार्च से पहले पास करवाना होता है। कब से पहले? 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा अगला फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर आप देखते हो बुक्स में लिखा होता है कि ये 1/6 ऑफ द बजट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अक्सर 2 महीने की परमिशन ली जाती है सरकार के द्वारा। बजट 12 महीने का है और 2 महीने की परमिशन ली, तो बजट का कौन सा हिस्सा हो गया? 1/6 हिस्सा हो गया। ऐसा पार्लियामेंट वोट ऑन अकाउंट के तहत कितनी मैक्सिमम परमिशन दे सकता है? अगर मैक्सिमम परमिशन पूछा जाए तो आप बोलना कि 6 महीने। अक्सर कितना बताया मैंने? 2 महीने।
अगर अभी हमने देखा था कि बजट फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है, तो बजट जल्दी आया, जल्दी पास होगा, तो वोट ऑन अकाउंट से जो टेम्प्रेरी परमिशन है वो कम लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब हमसे पूछे कि वोट ऑन अकाउंट की परमिशन पहले से ज़्यादा ली जाती है, कम, तो कम लेते हैं। रीज़न क्या है कि बजट अब आने लग गया, क्या जल्दी आने लग गया। अभी हमने समझा था कि इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट अप्रोप्रिएशन एक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएशन पार्लियामेंट देता है कि वो पैसा निकाल सके, और ये भी परमिशन देता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए देता है। इस वजह इसको बोलते हैं शॉर्ट अप्रोप्रिएशन एक्ट, छोटा विधेयक विधेयक। ठीक है यहाँ तक? नाउ अब हम बात करेंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं बजट के अंदर जो यूज़ होते हैं। देखो, एक होता है वर्ड चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय, क्या बोलते हैं हिंदी में इसे हम? भारित व्यय। देखो, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसा लिखा होता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन CFI, ऐसा एक वर्ड लिखा होता है। देखो, जितनी भी सैलरीज होती है ना, इन सैलरी पर डिस्कशन तो होता है लेकिन वोटिंग नहीं होती। वो खर्चा किस पर पड़ता है? CFI पर, तो उसको ही हम बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। मैंने बोला जो सैलरी है इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन तो होता है पर वोटिंग नहीं होती है। एक कंसेंट, एक सहमति से पास कर दिया जाता है। डिस्कशन होगा पर वोट नहीं होगी, और वो खर्चा अगर CFI पर पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर। लास्ट एक वर्ड है गुलोटिन, गला दबा देना, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। देखो, बजट इतना बड़ा होता है कि इस पूरे बजट पर डिस्कशन करना बहुत मुश्किल है, डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन पास करवाना जरूरी है, तभी सरकार पैसा निकाल पाएगी। तो ऐसा बजट का वो पार्ट जिसके ऊपर डिस्कशन तो नहीं हुआ लेकिन सीधा क्या हुई है? वोटिंग हुई है। डिस्कशन तो नहीं हुआ लेकिन सीधा क्या हुई है? वोटिंग हुई है, उसी को हम बोलते हैं क्या? गुलोटिन। तो ये टॉपिक था आज हमारा बजट। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। आप वनडे एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, UPSC का, चाहे SSC का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हर क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ भी आई होगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में और हम समझेंगे अगली क्लास में पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में। थैंक यू।